हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स लॉर। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की या किसी भी मैटर की, जिसकी वजह से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे प्रोटॉन या किसी दूसरे चार्ज मैटर के ऊपर फोर्स लगा देता था। मतलब चार्ज एक खुद प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की भी कुछ प्रॉपर्टी है, मीनिंग प्रॉपर्टी की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सो टुडे वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये हमारी हेडिंग रहेगी आज के टॉपिक की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी? Unlike charge attract to each other, but like charges repel. This is what first property. Unlike मतलब अलग अलग, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। लाइक मतलब एक जैसे, दोनों नेगेटिव है या फिर दोनों पॉजिटिव है। ये कहता है कि फर्स्ट यदि अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक मतलब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, दोनों एक दूसरे के पास रखे हैं, अपोजिट चार्ज हैं। अनलाइक चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेंगे। दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन को रखा जाए, नेगेटिव चार्ज, दे विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑन ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करते हैं। एक प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास रखा जाए, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे के पास रखे हैं, देन दे विल रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्जेज, एक जैसे चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके पीछे कुछ एक फील्ड नाम की, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज होती है, जो इसका भी कुछ फील्ड है, इसका भी कुछ फील्ड है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन होगा। इसका कुछ फील्ड है, एक इसका कुछ फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की कोई चीज होगी। इसको भी हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ होता है। हाल फिलहाल मानकर चलो कि इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेस रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। किसके कारण? कोई फील्ड नाम की चीज होती है जो आपस में काट नहीं सकती, लेकिन प्रेशर लगाएगी। उस प्रेशर की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। ओके, अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे भी समझा जा सकता है। मान लो आपके पास एक राज्य है, राज्य कोई एक जगह है, इसमें राजा की नियुक्ति करनी है, राजा भर्ती करना है, इस जगह पर राजा बैठेगा। अब इस राज्य के अंदर दो टाइप के आदमी घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब कुछ नेगेटिव पर्सन बैठे हैं और कुछ पॉजिटिव पर्सन बैठे हैं। दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, या तो नेगेटिविटी होगी या फिर पॉजिटिविटी होगी। सिंपल सीधी सी बात, ठीक है? या तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस राज्य का राजा बनने की कोशिश करता है और यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर से चला गया, कि दोनों, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। इलेक्ट्रॉन जाकर जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन E1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाकर बैठता है यहां पर, तो सेकंड वाला आकर खड़ा हो गया इसके पास कि भाई तू कैसे राजा बन सकता है। बोला कि तेरा मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास इस E1 ने बताया, मेरा मास तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg है, ये E1 ने बताया। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आकर पूछता है वो बोलता है कि मेरा भी मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। E2 कहता है कि तेरा चार्ज कितना है? E1 ने बताया कि चार्ज E1 के ऊपर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है। E2 कहता है कि भाई तेरा चार्ज यदि -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है तो मेरा भी चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, -19 कूलम।
सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से पूछता है कि भाई तू राजा बन कैसे सकता है, तेरा मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, मास मेरा भी इतना ही, जितना चार्ज तेरा उतना ही चार्ज मेरा, तो राजा बन कैसे सकता है? जो क्वालिटी तेरे अंदर है वही क्वालिटी मेरे अंदर है, यहां से खड़ा होकर भाग जा। इवन यहां से E2 ने फेंक दिया, अब यहां पर आकर कौन बैठ गया? E2। अब यहां से E3 गया, E3 जाकर E2 से कहता है, थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जाकर E2 से कहता है कि भाई तेरा चार्ज कितना है, उसने बताया इतना है, चार्ज कितना है, उसने बताया इतना, मास कितना है, उसने बताया इतना। फिर थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन भी कहता है कि भाई मेरा भी चार्ज इतना ही है, मास मेरा भी इतना ही है, हक तो मेरा भी इतना ही है राजा बनने का जितना तेरा है। इसने E3 ने E2 को उठाया फेंक दिया, E3 आकर बैठ गया। ऐसे ही E4 आया, फिर उसने E3 को उठाकर फेंक दिया। मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस जगह पर बैठता है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आया उसको डिस्प्लेस कर देता है। कोई जब सेकंड आकर बैठता है, थर्ड आया डिस्प्लेस कर दिया, फोर्थ आया फिफ्थ ने डिस्प्लेस कर दिया। मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ कभी बैठ ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका चार्ज भी सेम है, उनका मास भी सेम है। कोई एक तो फैक्टर हो जो डोमिनेंट कर जाए, जिसकी वजह से वो यहां पर बैठा रहे, अपनी धाक को जमाए। मतलब इलेक्ट्रॉन की कभी आपस में नहीं बनी। अब प्रोटॉन यहां से एक चला, अब इलेक्ट्रॉन का खेल खत्म, अब बात करते हैं प्रोटॉन की। मान लो एक प्रोटॉन यहां से चला गया और यहां पर जाकर बैठ गया P1। प्रोटॉन से पूछा गया बता भाई तेरा चार्ज कितना है, इसने बताया मेरा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव है। सेकंड प्रोटॉन पूछता है कि भाई तेरा चार्ज इतना है, तो तेरा मास कितना है भाई? मास ऑफ प्रोटॉन बताया गया 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। सेकंड प्रोटॉन आकर फिर सेम यही बात कहता है कि भाई जितना चार्ज तेरा, जितना मास तेरा, उतना ही चार्ज मेरा, उतना ही मास मेरा। तेरा हक कैसे है कि तू यहां बैठ जाएगा? खड़ा हो, मैं आकर बैठूंगा। सेकंड प्रोटॉन आकर बैठ गया। ऐसे ही कोई थर्ड प्रोटॉन आया, फिर थर्ड ने सेकंड को डिस्प्लेस कर दिया। मतलब एक बात दिमाग में गई कि भाई इस जगह पर यदि प्रोटॉन आएंगे तो लड़ाइयां होगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लड़ाइयां होगी, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो लड़ाइयां होगी, दे विल रिपेल टू ईच अदर। प्रोटॉन आएंगे तो लड़ाइयां होगी। लेकिन अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। मान लो यहां से एक प्रोटॉन जाकर यहां पर बैठ गया, अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। इलेक्ट्रॉन ने पूछा प्रोटॉन से तो यहां कैसे बैठा है, बता तेरा चार्ज कितना है? इसने कहा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन बोला फंस गए यार, मेरा चार्ज तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, मेरा चार्ज तो नेगेटिव है। भाई तो इसका चार्ज तो पॉजिटिव है यार। ना भाई चार्ज तो ज्यादा है, चल चार्ज पर पार नहीं बसाई। अब क्या पूछ रहा है? भाई तेरा ये बता दे चल मास कितना है। वो बोला मेरा मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है। इलेक्ट्रॉन बोला कि यार मेरा मास तो इससे कम है, मेरा मास तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। मतलब मेरा प्रोटॉन से चार्ज भी कम है, मेरा चार्ज इक्वल है, मेरा प्रोटॉन से मास कम है, मेरा प्रोटॉन से मास कम है। प्रोटॉन धाक जमा गया, बैठा रहा। इलेक्ट्रॉन सहमत हो गया कि भाई प्रोटॉन मुझसे तगड़ा है, मुझे प्रोटॉन के साथ बहस करने का मेरा कोई फायदा नहीं। प्रोटॉन बैठा रहेगा, उसका हक है, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मतलब प्रोटॉन जब यहां पर आकर बैठ गया, इलेक्ट्रॉन भी आराम से बैठ गया। इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में बैठे हैं, इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है, आपस में सर्वसहमति से बैठे रहेंगे। ये अब इसको एडवाइस भी देगा कि राज्य ऐसे चलाना है, वैसे चलाना है। बट इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं, एक जैसा चार्ज एक जैसा मास। प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं, एक जैसा चार्ज एक जैसा मास। एक भी फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा है। दे विल रिपेल टू ईच अदर। रिपल्सन काम करेगा, अट्रैक्शन काम करेगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, कभी भी एक जैसा चार्ज, हमेशा आपस में कभी भी एक जैसा चार्ज अट्रैक्शन नहीं बनाएगा, हमेशा रिपल्सन दिखाएगा। बट अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्शन दिखाएंगे, क्योंकि एक फैक्टर डोमिनेंट कर ही जाएगा, वो चाहे मास हो या फिर चार्ज। इस केस में मास है। कोई भी एक मैटर है, मान लो एक्स मैटर है, कोई एक वाई मैटर है,
किसी ने कह दिया कि बताओ भाई ये रिपेल किया जा रहा है, दोनों रिपेल कर रहे हैं, सिंपल सीधा सा पॉइंट, या तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा होगा या दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। मीनिंग इस प्रॉपर्टी से हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई किसी एलिमेंट या किसी मैटर के ऊपर कैसा चार्ज है। मान लो एक सिल्क आपके पास प्रेजेंट है और इस सिल्क के साथ मैं किसी ग्लास रोड को रब करता हूं, ग्लास रोड को मैं रब करता हूं, तो ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब एक्सपेरिमेंटली मुझे पता चल गया ग्लास रगड़ने के बाद ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यदि किसी मटेरियल को मैं इसके पास रखूं और ये उसको रिपेल कर दे, तो इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही रिपेल करते हैं। मीनिंग किसी भी मैटर के चार्ज को पहचाना जा सकता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अनलाइक चार्ज विल attract to each other and like charge will repel to each other. This is your first property of charge. Now let us discuss second property of charge. Let us discuss second property of charge. Second property क्या है? What is second property? Charge so additivity. Charge so additivity. चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, एडिटिव नेचर का मतलब, माना हमारे पास एक सिस्टम है भाई साहब, कैसा सिस्टम है? सिस्टम तगड़ा है। मान लिया हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुछ चार्जेस गिवन है। मान लो Q1 कूलाम इस जगह पर है, इस जगह पर Q2 कूलाम, इस जगह पर Q3 कूलाम, इस जगह पर Q4 कूलाम। बताओ भाई टोटल चार्ज कितना है सिस्टम के पास? सिस्टम तगड़ा है भाई, कितना चार्ज है? Q1, Q2, Q3, Q4, टोटल चार्ज कितना बन गया? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यदि किसी भी सिस्टम का मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो मैं सीधा उन सभी चार्जेस को ऐड कर सकता हूं। भाई सीधा ऐड क्यों कर दिए? चार्ज तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब डायरेक्शन का कोई सीन ही नहीं, डायरेक्शन में उलझने की जरूरत ही नहीं। जिसकी डायरेक्शन होती तो तब इफेक्ट पड़ता कि भाई ना ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में है, ये वाला इस डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट कुछ और आएगा। ये तो वेक्टर नहीं है ना, स्केलर है। स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटी का टोटल कैसे निकाला जाता है? बाय डायरेक्ट एडिशन। मेरे पास चार चीजें हैं, सपोज मेरे पास एक बुक है, ये एक बुक हो गई, इस बुक के ऊपर ये पहला मार्कर, ये दूसरा मार्कर, पूरे सिस्टम का मास बताना है। बुक का मास 5 किलोग्राम, इस मार्कर का मास 50 ग्राम, लेट अस सपोज इसका भी 50 ग्राम, तो टोटल मास कितना कैसे निकालेंगे? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, सबको डायरेक्ट ऐड करो। 5 किलोग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम 100 ग्राम, ये हो गया 5 किलोग्राम 100 ग्राम इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। स्केलर क्वांटिटी का टोटल डायरेक्ट एडिशन से निकाला जाता है, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। आप डायरेक्ट ऐड करो तो आपके पास टोटल वैल्यू बन जाएगी, टोटल वैल्यू बन जाएगी। सो चार्ज सो एडिटिविटी, चार्ज सो एडिटिविटी। एंड नाउ let us discuss third property. Charge is always remains conserve in nature. नेचर के अंदर चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। मान लो आपके पास एक क्लासरूम है, ये हमारी क्लासरूम है जिसमें हम बैठकर पढ़ रहे हैं। इस क्लासरूम में कितने बेंचेस हैं? सपोज 6 बेंचेस हैं, 3 इस रो में, 3 इस रो में। हर बेंच पर 3 बंदे बैठे हैं, ये पंकज बैठा है, गौरव बैठा है, सागर, परवीन सर बैठे हैं, अंकुश सर बैठे हैं, गोविंद सर बैठे हैं, सपना मैम, नेहा मैम, सागर 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। ऐसे कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, कुछ टीचर्स बैठे हैं। हर बेंच पर 3 बंदे। जो आगे बैठे हैं ये इंटेलिजेंट हैं, जैसे कि मैं, और जो पीछे बैठे हैं ये थोड़े से वीक हैं।
अब मान लो इनको लग गई हवा, तो ये टीचर इनको यहां से शिफ्ट करके कहां भेज देगा, पीछे। और मान लो ये पढ़ने लग गए, तो ये कहां से आ गए, कहां आ गए, आगे। यहां से इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यहां चला गया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ये यहां आ गया। यार एक बात बताओ, एक क्लासरूम के अंदर ये सब चार्जेस मानकर चलोगे, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन मानकर चलोगे, प्रोटॉन मानकर चलोगे, आयन मानकर चलोगे। एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से किसी दूसरे एटम में भेज दिया, इसने लॉस कर दिया, इसने गेन कर लिया। ओवरऑल सिस्टम के अंदर चार्ज तो उतना ही है, क्या चार्ज का लॉस हुआ? यार यहां पर यदि 3 एक पर बैठा है तो 6 बेंचेस है, 18 स्टूडेंट टोटल है। कितने स्टूडेंट है? 18। इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इस एटम से इस एटम में चला गया, ये इस एटम से इस एटम में, ये इस एटम से इस एटम में। एटम की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम्स के अंदर चेंज हुई, लेकिन ओवरऑल पूरे के पूरे यदि सिस्टम के अंदर देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने हैं। ना किसी ने गेन किया, ना किसी ने लॉस किया। ओवरऑल चार्ज तो कांस्टेंट है। चार्ज इज रिमेन कंजर्व, चार्ज इज रिमेन कंजर्व। Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one place to another place. That is the statement of law of conservation of charge. That is the statement of law of conservation of charge. चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम का, हमारी पूरी दुनिया में यदि मैं बात करूं, पूरे यूनिवर्स में, हमारा यूनिवर्स कैसा है? आइसोलेटेड। कहीं से कोई एटम आयनाइज करके इलेक्ट्रॉन को बाहर दे रहा है, तो कोई दूसरा एटम जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है वो उसको ले रहा है। किसी ने छोड़ दिया, किसी ने ले लिया, फिर उसने अपना आयनाइजेशन दिखाकर इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, कुछ एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, किसी तीसरे ने ले लिया। इलेक्ट्रॉन का लेना देना, पॉजिटिव चार्ज का लेना देना बना रहता है। ओवरऑल पूरे यूनिवर्स के अंदर चार्ज तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब चार्ज कोई यूनिवर्स से बाहर नहीं जा रहा है, पूरे यूनिवर्स के अंदर चार्ज कंजर्व है। चार्ज इज रिमेन कंजर्व इन द नेचर इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। चार्ज यदि कोई एटम खो रहा है तो कोई दूसरा ले रहा होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे यूनिवर्स में, नेचर के अंदर चार्ज कंजर्व है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स आइसोलेटेड है। हमारा यूनिवर्स क्या है? आइसोलेटेड। यहीं से, इसी प्रॉपर्टी से एक और आपका टॉपिक बनता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेटमेंट क्या बनती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की? चार्ज कैन neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one place to another place. This is what law of conservation of charge. Charge can neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one place to another place. एक एटम ने खो दिया, दूसरे ने ले लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि खो दिया तो वो खत्म हो गया, किसी ने ले लिया तो उसने पैदा कर दिया, नहीं। यदि एक एटम, सपोज सोडियम का एटम आपके पास है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर दिया, एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, यहां से बाहर चला गया। अब ऐसा नहीं है कि इसने खो दिया, नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं, वो शिफ्ट कर गया एक जगह से दूसरी जगह। अब मान लो कोई दूसरा एटम है, सपोज एक्स एटम, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, ये यहां चला गया। अब ऐसा नहीं है इसने इस इलेक्ट्रॉन को पैदा कर दिया, नहीं। एक चार्ज पार्टिकल को ना तो वेस्ट किया जा सकता, नष्ट किया जा सकता, और ना ही बनाया जा सकता है। वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम थी वो जल्दी बाहर निकल गया। अब जिसको ज्यादा जरूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसने ले लिया। सो इन आइसोलेटेड सिस्टम, ये स्टेटमेंट हाफ है अभी।
Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one place to another place. This is possible only if system is isolated. In isolated system. This is what third property, charges remain conserved. Now let us discuss fourth property of charge. Fourth property of charge. Charge is quantized in nature. Charge is what? Quantized in nature. Quantization का मतलब क्या होता है यार? Charge is quantized in nature. Quantized in nature. या फिर आप ऐसा कह दो, और charge shows क्वांटाइजेशन। ये मतलब क्या है क्वांटाइजेशन का? हम कहाँ वर्ड यूज करते हैं? क्वांटम, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइज्ड। यदि क्वांटाइजेशन वर्ड वहां यूज किया जाएगा जहां किसी भी ऑब्जेक्ट की अमाउंट इंटीजर की फॉर्म में गिवन हो। इफ अमाउंट अवेलेबल in proper integer form, यदि कहीं कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अमाउंट इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट हो, मतलब ऐसा कह दें कि हमारे पास कितने बॉक्स हैं? हमारे पास बॉक्स हैं 5, हमारे पास बॉक्स हैं 6, हमारे पास बॉक्स हैं 100, प्रॉपर नंबर की फॉर्म में कह दें। यदि हम ऐसा कह दें हमारे पास बॉक्स है 6.5, तो एक प्रॉपर नंबर नहीं है, प्रॉपर इंटीजर नंबर नहीं है। तो यदि कोई भी अमाउंट प्रॉपर इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट हो, देन वी कैन यूज देयर क्वांटाइजेशन वर्ड। क्लियर? अब यहां क्वांटाइजेशन क्या है? चार्ज के केस में क्वांटाइजेशन कैसे आया? मान लो आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। लेट से इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, और वो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने? 5। क्या कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे कि भाई एक एटम है, इसके अंदर 3.5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, मजाक में हम ऐसा बोल देते हैं कि सामने से 4 आदमी आ रहे हैं, एक की हाइट कम है, तो ऐसा बोल देते हैं ये 3.5 आदमी कहाँ से आए? प्रैक्टिकली ऐसा मतलब ये तो हम मजाक में ऐसा कह देते हैं। एक्चुअल में हाइट चाहे कम ही हो, एग्जिस्टेंस तो वो पूरा एक आदमी का रखता है। अच्छा जी, ऐसे ही कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं होंगे, 3.5 इलेक्ट्रॉन, 5.5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अमाउंट हमेशा इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट होगी, प्रॉपर नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो अब इंटीजर फॉर्म में प्रेजेंट है यदि इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज किसके मल्टीपल होगा? देख, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे आया? 1912 में मिल्टन ने अपना एक ऑयल एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्लियर? इस एक्सपेरिमेंट को भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिलहाल हम इसका यूज कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के मिल्टन, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए पता चल गया था कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अपोजिट है। अब यदि इस सिस्टम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा? इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना आएगा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 5 का कितना होगा? 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 1.6 दैट इज -8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टोटल चार्ज आ गया। यदि यहां 10 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं क्या करता? 10 इलेक्ट्रॉन होते तो एलिमेंट्री चार्ज, इस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की मल्टीप्लाई 10 के साथ कर देता। और यदि यहां पर 10 की जगह n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते
तो टोटल चार्ज किसके इक्वल आता, दैट इज Ne. n माने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, एंड E इज व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. यदि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है तो E की मल्टीप्लाई, इस चार्ज की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 10 है तो 10 के साथ करो, 15 है तो 15 के साथ करो, n है तो n के साथ कर दिया. सो टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, इंटीजर मल्टीपल, n मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. So this is what quantization of charge. If charge is present in the form of integer multiple of elementary charge, then we can say charge is quantized in nature. मतलब चार्ज भी किसी भी सिस्टम का एक प्रॉपर नंबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल अवेलेबल नहीं होते. सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. यदि कुछ डाउट है देन यू कैन पुट कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. खुद से ही ये लड़ चला